आजाद कश्मीर हुकूमत और वफाकी हुकूमत के माबैन इख्तलाफात की खबरें कोई नई बात नहीं। आजाद कश्मीर हुकूमत का तरक्याती फंड्स का मामला हो या कश्मीर काउंसिल के हवाले से तहफ्फुजात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मसला हो या आजाद कश्मीर में होने वाले अगले इंतखाबात, आजाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये शिकायत सामने आती रही हैं कि वफाकी वज़रा आजाद कश्मीर हुकूमत में बेजा दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 रोज कब आजाद कश्मीर के जिला कोटली में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन के मौके पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के माबैन तसादुम के बाइस ये इख्तलाफात इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गए कि आज आजाद कश्मीर समेत मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान किया गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद का मौकफ है कि ये सारा मामला इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश है जो कामयाब नहीं होने दी जाएगी और इन वाक़यात की रोकथाम के लिए आर्मी चीफ समेत दीगर अहम इदारों के सरबराहों को खतूत इरसाल किए जाएंगे। दूसरी जानिब वजीर आजम के मुशीर डॉक्टर आसमानी ने भी वजीर आजम आजाद कश्मीर पर कड़ी तनकीद कर डाली। हुकूमत आजाद कश्मीर और वजीर आजम आजाद कश्मीर के ये बुनियादी फ़राइज़ और इंतज़ामिया के बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, लेकिन पुलिस वहाँ खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही, बल्कि आजाद कश्मीर पुलिस ने वज़ीर आज़म अब्दुल मजीद की हिदायत पर जो हमलावर थे पीपल्स पार्टी वाले, उनकी हौसला अफजाई भी की और उन्हें फैसिलिटेट भी किया। इस तमाम तर कशीदा सूरत हाल में सबसे अहम बात यह है कि रवां साल जुलाई में आजाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जबकि कुछ रोज कबल ही आजाद जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम मुस्तफा मुगल का बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, लेकिन उनके हलफ उठाने से कबल ही आजाद कश्मीर में सियासी कशीदगी अपने उरूज पर जा पहुंची। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुफाहमत की सियासत आजाद कश्मीर में भी कायम रहेगी या आजाद कश्मीर हुकूमत और विफाक के मामलात में कशीदगी मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। बुशरा हिजाजी, वक्त न्यूज, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतियुल्लाह जान, आपने बुशरा हिजाजी की रिपोर्ट सुनी। आजाद कश्मीर हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने के दरमियान जो कशीदगी हुई 2 दिन पहले, आज़ाद कश्मीर की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक कारकुन के कत्ल के बाद ये कशीदगी बढ़ गई है। इल्ज़ाम जो है आज़ाद कश्मीर की नून लीग पर है और नून लीग के हवाले से भी ये बार बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इस्लामाबाद में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के वज़रा जो हैं वो बेजा मुदाखलत कर रहे हैं। 24 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने वाले हैं, उससे पहले ही इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ गई है, सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं और मुस्लिम लीग नून पे ऊपर इल्ज़ाम है कि उसके वज़रा जो हैं आज़ाद कश्मीर की इस इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा ले रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं, अपने ओहदों का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, जैसा कि आपने सुना डॉक्टर करमानी को, उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है वो नाकाम है अमन व अमान को कायम रखने में और उनकी तरफ से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो बेबुनियाद हैं। ये तलखी पहले कभी इतनी तलखी देखने को नहीं आई और ये पहली बार है और बदकिस्मती ये है कि जिस इंतखाबात की तैयारी हो रही है उस इंतखाबात को कराने के लिए इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होनी थी और कुछ दिन पहले ही जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम मुस्तफा मुगल जो है वो इलेक्शन कमिश्नर तैनात किए गए हैं, मगर उनकी भी आईनी हैसियत पर सवालात उठ रहे हैं। ना ही इलेक्शन कमीशन है, ना ही इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक है, ना ही वो ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदियाँ हैं जो पाकिस्तान के इंतखाबात में होती हैं कि वज़रा जो हैं अपने सरकारी वसाइल के साथ क्या वो किसी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। बहुत से मामलात हल तलब हैं और उससे पहले ही ये कशीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है और इससे पहले फंड के मामलात पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और इस्लामाबाद के दरमियान जो कशीदगी थी वो भी सबके सामने है और फंड्स के मामले पे भी पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने एक स्टैंड लिया था, वो मामला भी अभी तक हल तलब है और हल नहीं हो सका। इस सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है शाह गुलाम कादिर, साबिक स्पीकर हैं और सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर में। बहुत शुक्रिया शाह गुलाम कादिर साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो कि वजीर हैं पानी और बिजली, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है और फैसल मुमताज़ राठौर जो हैं वो फर्जंद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म मरहूम आज़ाद कश्मीर के मुमताज़ राठौर साहब के।
ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مصدق خان جو کہ چیئرمین ہیں تحریک انصاف آزاد کشمیر سے۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کریں آپ کو سناتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری مجید صاحب نے کیا الزام لگایا تھا، اور چودھری مجید صاحب کے اس الزام کے بعد پھر پرویز رشید صاحب نے آج اس کا کیا حل پیش کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں چودھری مجید صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب کو منصف مقرر کرتا ہوں، میں ریکارڈ لے کے خورشید شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ہدایت کی جائے کہ وہ بھی خورشید شاہ صاحب کے پاس آئے، وہ اپنا ریکارڈ لے کے آئے۔ خورشید شاہ صاحب جو فیصلہ کریں گے ہم دونوں اس کو تسلیم کریں گے۔ جی، خورشید شاہ صاحب کو منصف مقرر کیا، پرویز رشید صاحب کو آپ نے سنا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبد المجید صاحب نے جو بیان دیا تھا اس کی ہائی لائٹس تھی۔ وفاقی وزراء گولی کی زبان میں بات کرتے ہیں، آصف کرمانی کے الزامات کا جواب دینا توہین سمجھتا ہوں، نواز شریف کارکنوں کی ہلاکت پر معافی مانگیں، مسئلے کے حل کے لیے آرمی چیف سمیت تمام دیگر اہم اداروں کے سربراہوں کو خطوط ارسال کروں گا۔ پھر خورشید شاہ صاحب نے جو قومی اسمبلی میں بیان دیا، اپوزیشن قائد حزب اختلاف کوٹلی میں پرامن ریلی پر تشدد ہوا، وزراء دفاع کر رہے ہیں، حکومت طاقت سے حالات کنٹرول کر رہی ہے، کشمیر میں ایسے حالات پیدا کرنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو یہ آپ نے سنا تازہ ترین جو دونوں فریقین کے درمیان جو ایکسچینجز ہوئی ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے، سب سے پہلے شاہ غلام قادر صاحب آپ سے ہی بات کرتے ہیں۔ یہ معاملہ تو ابھی الیکشن تو بہت دور ہیں، مگر الیکشن سے پہلے ہی یہ کشیدگی یہ کیا اشارہ کر رہی ہے کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں آزاد کشمیر میں؟ نہیں، الیکشن تو انشاءاللہ تعالی ہوں گے ہی ہوں گے، اس کو تو کسی صورت آپ ٹال نہیں سکتے، اور آئین کے تحت اس حکومت نے 23 جولائی کو ختم ہو جانا ہے اور 24 کو دوسری اسمبلی میں حلف اٹھانا، اس سے قبل ہی انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن کا معاملہ جو ہے یہ ہو جائے گا۔ میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اس کے پیچھے پوری محرکات ہیں، یہ اچانک کچھ چیزیں نہیں ہوتی۔ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے اس 4.5 پونے 5 سال کے عرصے میں وہ کچھ ڈلیور نہیں کر سکی۔ عوام ان سے تنگ ہیں، کرپشن انہوں نے بہت کی ہے، اور اس کے لیے کوئی احتساب بیورو نہیں ہے، اس کے لیے بھی اپنا انہوں نے ایک کارکن جو ہے اس کو احتساب بیورو کا چیئرمین مقرر کیا ہوا ہے، جو آج تک اس احتساب بیورو نے ایک آدمی بھی سوائے چھوٹے کسی چپراسی کے یا کلرک کے اس کے علاوہ کچھ نہیں، نہ میرٹ ہے نہ کچھ ہے۔ اس ناکامی ان کے پاس اب تک بچتا کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے شروع کر دیا کہ کسی طرح ہم وفاق نہیں کہتے چونکہ ہم وفاق کا حصہ نہیں ہے، حکومت پاکستان کے ساتھ ایک لڑائی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس لڑائی کے نتیجے میں یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آزاد کشمیر میں یہ جو ایشوز ہیں، عوامی مسائل جو ہیں، ان کو کسی نہ کسی طرح ان سے توجہ ہٹا کے نئے ایشوز کھڑے کر دیے جائیں تاکہ الیکشن میں عوام یہ پوچھ ہی نہ سکے۔ سب سے جو غلط ٹرینڈ انہوں نے کیا مطیع اللہ صاحب وہ یہ ہے کہ ہم نے بھی بہت سیاست اپوزیشن بھی کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن ہم نے کبھی ریاست پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اپنے انتخابی مہم کا حصہ نہیں بنایا کہ ریاست انہوں نے اس حد تک چلے گئے کہ وفاق جو پاکستان کے ہیں اس کے دارالحکومت میں اسلام آباد میں آ کر انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ان کی کابینہ یہاں مظاہرہ کرتی ہے نیشنل اسمبلی کے سامنے۔ نیشنل اسمبلی کا آزاد کشمیر کی ریاست سے یا آزاد کشمیر کی حکومت سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، ہمارا ریاست پاکستان سے بنتا ہے۔ تو یہ اس حد تک چلے گئے۔ اور آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارا جو صاحب میں سوری آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق نہیں بنتا کہ پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کریں، آپ کے وفاقی وزراء وہاں جا کے سیاسی جلسے کر سکتے ہیں، تو یہ یہاں پہ جلوس نہیں نکال سکتے؟ نہیں، یہ بالکل نہیں کر سکتے۔ جب ان کے وزراء تھے، جب منظور بھٹو صاحب تھے، جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، وہ آ کے وہاں جلسے کر سکتے تھے، تو ہمارے وزراء چلے گئے تو جرم ہو گیا۔ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اصول کی بات کریں، میں اصول کی بات، اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو کیا وہ غلط تھا؟ میں دیکھیں نا ساری، تو پھر ان کا بھی حق بنتا ہے نا یہاں پہ آگے جلسے جلوس کرنا۔ نہیں، گورنمنٹ دیکھیں، حکومت پاکستان کے خلاف مظاہرہ کرنا کہ جی ہمیں فنڈز نہیں تھا، مقبوضہ کشمیر میں آج بھی لوگ جانے دے رہے ہیں پاکستان کے نام پہ، جب وہاں میسج یہ جائے، حکومت آزاد کشمیر یہ کہے کہ جی ہمیں فنڈز بھی نہیں ملتے،
हमारी और क्या बहुत ये हकीकत नहीं है? नहीं, बिल्कुल हकीकत नहीं है। इनके साथ मीटिंग्स हुई हैं, ये बिल्कुल नहीं साबित कर आपकी सकते। खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान का हिस्सा है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। कश्मीर भी पाकिस्तान के आइन में जो है नहीं वो है, नहीं है। पाकिस्तान का एक हिस्सा है, नहीं है, नहीं, नहीं, नो, 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 इंतजामी नो, नो, यूनिट नो, है, नो, सर। इंतजामी यूनिट है। सर नहीं, पाकिस्तान के आइन में इसका जिक्र तक नहीं है। आप पाकिस्तान के प्रियम्बल पढ़ ले, पाकिस्तान के आइन में जिक्र नहीं है इसका, आप बिल्कुल कह रहे नहीं है। आप प्रियम्बल इसको एक इंतजामी यूनिट के तौर पे आइन के अंदर इसका नाम मेंशन किया गया नहीं है। सर, नहीं देखा ना, मैं कानून का तालिब इल्म हूं। अच्छा जी, मैं स्पीकर रहा हूँ। चलिए, मैं आजाद, आपने बड़ी दिलचस्प बात की। मैं आप आजाद कश्मीर का कहीं जिक्र नहीं है आइन में, बिल्कुल जिक्र नहीं है। अच्छा। सिर्फ एक आर्टिकल 257 है। तो यही तो मैं आपसे कह रहा नहीं, क्या जिक्र है कि जब कश्मीर आजाद होगा उनके लोगों से पूछा जाएगा कि वो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को डिटरमाइन करेंगे। दैट इज द ओनली रेफरेंस। ठीक है, पाकिस्तान जिक्र का है। नहीं, लेकिन ये देखे ना, आप कहें कि पाकिस्तान के आइन के तहत हिस्सेदारी नहीं। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया है कि 11 जनवरी को हमारा पहला वर्कर्स कन्वेंशन था भिंबर में। ठीक है, वजीर आजम आजाद कश्मीर ने 9 तारीख को कोटली में, नहीं 10 तारीख को कोटली में जो तकरीर फरमाई, उन्होंने कहा कि जो वफाकी वज़रा आजाद कश्मीर में आएंगे तो उनकी लाशें उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये कश्मीर एक्सप्रेस, अच्छा, दिल्ली जम्मू कश्मीर, औसाफ और कश्मीर लिंक, इन अखबारात में उस दिन 11 तारीख को छपते हैं। जबकि 11 तारीख को सुबह वफाकी वज़रा जा रहे हैं, तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर क्या बात पैगाम दे रहे थे? चलिए, अब ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की। फैसल मुमताज राठौर साहब, ये अपनी कश्मीर की सियासत और इक़्तिदार की सियासत के पीछे इस तरह के खतरनाक बयानात देना यकीनी तौर पे बड़ी अजीब बात है कि अगर कोई आएगा तो लाशें उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये आज़ाद कश्मीर है, कोई मकबूजा कश्मीर तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं थोड़ी सी 1-2 मिनट में तफसील सा के साथ, चूँकि शाह साहब ने जो बातें की हैं, मैं इस वाले से कहना चाहूँगा कि अल्लाह के फजल करम से हमारे कश्मीर के अंदर, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा से बड़ी रवादारी के साथ सियासी मिसालें कायम रही हैं। लेकिन इस दौर के अंदर ये जो 4.5 साल का अरसा हमने अरसा खिदमत गुजारा, आप यकीन कीजिए, ये खुद मुस्लिम लीग से शाह साहब का ताल्लुक है, इनसे पूछिए कि जिस तरह अपोजिशन को लेके हमने आज तक साथ चला, आज से के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस 4 साल के अंदर सरकार से लेकर लोकल गवर्नमेंट के फंड्स तक तमाम मसावी और बराबरी की बुनियाद पर तकसीम किए गए। अभी रिसेंटली इलेक्शन को भी 5-6 माह बाकी हैं। जनवरी में मुस्लिम लीग ने आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह के मुख्तलिफ जलसों का इनेकाद करना शुरू किया और इनके वफाकी वुज़रा ने आकर वहां पर जिस किस्म का लबो लहजा और जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की, वो आपने खबरों में भी पढ़ी, वो आपने सुनी भी होगी। उसके जवाब में आप ये देख लीजिए कि इस वक्त तक कोई भी एक रिएक्शन, कहीं पे भी कोई एजिटेशन, कहीं पे भी किसी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने कोई ऐसा हंगामा या कोई ऐसी चीज की हो जो कि मीडिया और अखबारात के अंदर आई हो। हमारा ये दूसरा कन्वेंशन था, बिलावल भुट्टो कन्वेंशन, और ये कन्वेंशन इससे पहले कोटली में एक और हल्के चढ़ोई में रखा गया था। वहां पर भी उस दिन इसी तरह बदमज़गी की कोशिश की गई, वहां पर भी इस तरह वुज़रा का रास्ता रोका गया, लेकिन हमने बड़ी हिकमत अमली के साथ उसको हमने सबोताज किया। और अभी 2 दिन पहले ये जो कह रहे हैं कि आपके लोगों ने तकरीर में कहा कि लाशें, नहीं, वो पैटर्न में जवाब दिया गया था। मैं उसको फिर आपको जवाब दूंगा। पहले की बात कर, देखिए ना, उसके बाद ये दूसरा हमारा पहले की बात कर, दूसरा हमारा कन्वेंशन था बिलावल भुट्टो कन्वेंशन। रात को हमारी बहुत बड़ी रैली निकली जो कि इनकी सोचों के बिल्कुल बरक्स थी, और इन्होंने सुबह ही इनके कारकुनों ने अपने एक प्लाजे के अंदर पत्थर जमा कर दिए और पथराव किया सुबह, जबकि वहां के हमारे तमाम इंतजामिया के साथ इनकी बातचीत तय थी कि जुलूस को वहां से गुजरने दिया जाना जाएगा। लेकिन इन्होंने सुबह सुबह वहां पर पथराव शुरू किया। आपकी इंतजामिया को पता नहीं चला जब वो पत्थर इकट्ठे हुए? इन्होंने आपकी इंटेलिजेंस, आपकी पुलिस, देखिए, हमारे साथ तो जो इन्होंने तय किया था, चूंकि वहां पर रहने वाले सरदार सिकंदर याद साहब एक बड़ी सियासी शख्सियत है, और ये बदकिस्मती के साथ माजी के अंदर भी उन्होंने इस तरह की कई रिवायात रखी हैं। तो इसके बाद आपने कोई तैयारी नहीं की? बल्कि एक हमारा अब्दुल्ला गहरा, वहां पे 9 लोग कत्ल हो चुके हैं, और अभी भी हमने तो आपकी अरेंजमेंट क्या थी? देखिए, हमने रात को उनके साथ ये चीजें तय की थी, और उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल इस चीज पे एग्री किया कि सुबह वो किसी किस्म की एजिटेशन नहीं करेंगे। लेकिन सुबह होते साथ ये तहरीरी एग्रीमेंट था? बिल्कुल, ये उन लोगों के साथ, तमाम ताजरान के साथ, कि उनके साथ वर्बली एग्रीमेंट था, तहरीरी नहीं था।
لیکن اس کے بعد 9 بندوں کے قتل ہونے کے بعد آپ نے زبانی ایک معاہدہ کر یہ ماضی کی میں نے آپ کو ماضی میں 9 بندے قتل ہوئے، اس کے باوجود آپ نے ایک زبانی معاہدہ لیکن کیا؟ ہم نے سوچا کہ یہ بڑی شخصیت ہے، لیکن ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ مسلم لیگ اس وقت یہ جو سلسلہ انہوں نے اس وقت ماڈل ٹاؤن سے سٹارٹ لیا، پی اے ای سے سٹارٹ لیا، اب اس کو آزاد کشمیر میں بھی وہ داخل کریں گے. لیکن بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید مسلم لیگ اس بار حکومت بنا رہی ہے. انہوں نے آزاد کشمیر کو بھی یہی سوچا کہ جس طرح گلگت بلتستان کو انہوں نے فتح کیا، آزاد کشمیر اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان پیپلز پارٹی کا دوسرا گھر ہے، دوسرا گڑھ ہے. اور ہماری حکومت 4.5 سالوں میں ڈلیور کیا بھرپور طریقے سے. ابھی ہمارے جو دوسرا ہمارا یہ کنونشن ہوا وہ آزاد کشمیر کا بڑا ترین کنونشن تھا، لیکن انہوں نے اپنی بخلاہٹ کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے وفاقی وزراء ماضی میں بھی، ہم نہیں کہتے، ہماری یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وزراء بھی تو آتے رہے ہیں آزاد کشمیر میں، ہمارے وزراء نے کبھی بھی اس قسم کی زبان لب و لہجہ وفاقی حکومت میں جب آپ تھے تو کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا میری چھوٹی سی بات دیکھیں، کشمیر تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے. ابھی انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی آپ کے پرائم منسٹر نے، آپ کی کیبنٹ نے وفاق کے سامنے کیوں مظاہرہ کیا یا اپنی ڈیمانڈز کیوں پیش کی؟ انہی کی جماعت کے صدر فاروق حیدر صاحب نے جب وفاقی حکومت کے خلاف شور شرابہ کیا تو انہوں نے خود اخبار میں ایک بیان دیا کہ اگر میں یوسف رضا گیلانی سے نہ مانگوں تو کیا میں واجپئی سے مانگوں؟ بالکل مانگنا چاہیے، بالکل مانگنا چاہیے. دوسرا انہوں نے کرپشن کی بات کی. میری ایک پوائنٹ لاسٹ پوائنٹ، کرپشن کی بات کی. اس وقت پنجاب کے چیف سیکرٹری خضر حیات گوندل جو آزاد کشمیر کے سابقہ چیف سیکرٹری تھے، انہوں نے ایک رپورٹ طلب کی آزاد کشمیر حکومت کی کرپشن کے خلاف، جو 70 صفحوں کی رپورٹ ہے، جس میں ثابت ہوا کہ آزاد کشمیر کی حکومت کے اوپر 1 روپے کا بھی کوئی کرپشن کا الزام نہیں. وہ انہی کے چیف الزام نہیں ہے، ثابت نہیں ہو سکا، نہیں ہے نا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم آئیں گے تحریک انصاف کی طرف، کیونکہ تحریک انصاف بھی ایک تھرڈ آپشن ہے کشمیر کے ووٹروں کے لیے. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. اپنے گریبان میں ہم بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر سیاسی کشیدگی کی، جو کہ اس وقت حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہے. مصدق خان چیئرمین ہے تحریک انصاف آزاد کشمیر کے. مصدق خان، آپ کی نظر میں یہ انتخابات اور یہ جو کشیدگی ہے، یہ آزاد کشمیر اور اسلام آباد کی حکومتوں کے درمیان ہے یا 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان؟ یہ پنجابی فلم ہے جو ادھر چل رہی ہے، یعنی اتنا ڈیڈیکیٹ خطہ اور اتنا زخمی خطہ. یہ آپ صرف پنجابی فلم کیوں کہتے ہیں؟ پنجابی ہے کہ بکرا چھوڑ دیں گے، بکرا نہیں کریں گے، لاشیں اٹھائیں گے. واٹ از آل دس نان سینس؟ جس ایسے ایریے کا جس کا انٹرنیشنل پہلو بھی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہے نا. اناٹینڈڈ ایجنڈا جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جنہوں نے اناٹینڈڈ چھوڑا تھا وہ آ کے اس کا کچھ ریزولوشن کریں، چونکہ ہم ایک کنیکٹڈ برادری میں رہتے ہیں نا. دنیا میں کوئی آدمی ایران کی طرح نہیں رہ سکتا. یہ جو سین ہے نا جی، یہ انٹرنیشنل دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ربش اور نان سینس آئیڈیا ہے کہ جی یہ کشمیر آزاد ہے اور کھلا ڈلا ہے. کچھ نہیں ہے. ایما نیکلسن یہاں پہ آئی تھی، انہوں نے یورپین یونین کو رپورٹ دینی تھی فنڈنگ کے لیے جو کشمیر کے لیے ہوتی ہے. اس نے جو رپورٹ لکھی 11 صفحوں کی، اس نے کہا کہ وہ کیلکولیٹڈ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بلیٹنٹ جھوٹ بولتے ہیں آزاد کشمیر والے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا اتنے کلوز. آپ ایگری کرتے ہیں اس کی؟ میں 100% ایگری کرتا ہوں جی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کیلکولیٹڈ جھوٹ بولتے ہیں. انڈیا والے کیلکولیٹڈ جھوٹ بولتے ہیں نا، کیونکہ گورو نے ٹرینڈ کیے ہوئے. آپ سمجھتے ہیں پاکستانی جو ہیں وہ بلیٹنٹ جھوٹ بولتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بلیٹنٹ جھوٹ دیکھیں نا، ایک خطے میں آپ کا کیا تک بنتی ہے بھائی کہ آپ اس قسم کا شغل کریں. آپ انتخاب لڑنا چاہتے ہیں نا تو اس کو کسی ایجنڈے پہ لڑیں. وہ لاشیں اٹھا دیں گے، یہ لگا دیں گے، وہ لگا دیں گے. قریشی صاحب ڈیل کر رہے ہیں. ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ ایجنڈا سمپل یہ ہونا چاہیے کہ اس جگہ کی گورننس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اس کے جو رائٹس آؤٹ سٹینڈ کر رہے ہیں منگلا کے سلسلے میں اور دوسرے، وہ کیا قریشی صاحب اور ایک فیصلہ آباد کے چودھری صاحب کریں گے آ کے؟ نو. ریاستی جماعت مر گئی. اس کے بعد یہ خطہ سب سے زیادہ لاوارث ہو گیا. تحریک انصاف کا جو شفٹ ہے پوائنٹ A to B، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ الیکشن کمشنر کیوں اس سے پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ پاکستان میں ایک پورا مہم چلی نا کہ الیکشن کو درست کر لو تاکہ لوگ. کمشنر کی آئینی حیثیت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. میں کہتا ہوں جی صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں ہونا کیا ہے. مئی میں الیکشن ہو جانے سرپرائز، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو نیا ایک ماحول بنا ہے، ایک تیسری آپشن آئی ہے نا، اس کو رجسٹر بھی تو ہونا ہے نا کہیں پہ. جلسے جلوس سے تو نہیں ہونا.
जलसो जुलूस पे हो तो फिर तो सभी के सारे होते हैं, लेकिन उसको चैनलाइज करके जब आप लेके जाते हैं वोटिंग तक, तो वोटिंग रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। आपको कितना टाइम चाहिए? टाइम है ही नहीं, टाइम कौन सा अब रह गया है? फर्ज करें मई में इलेक्शन हो जाते हैं तो कौन सा टाइम है फिर? ये इलेक्शन कमिश्नर भी अभी तक फाइनली कोई कुछ ना कुछ उस पे हो रहा है, लेकिन उसकी टाइमिंग ये है ना, अच्छा इसको भी ये दिस इज प्रॉब्लम यही है कि जो ये लोग इख्तिदार में बैठ के अपने लिए नक्शा तैयार करते हैं, उसी में सारा ट्रैप है। मतलब इन दोनों की लड़ाई में लोग तहरीक इंसाफ को नजरअंदाज कर नहीं नजरअंदाज नहीं करेंगे, वो नजरअंदाज उन्होंने यहाँ करना होता तो एक मुझे बताएं कि पाकिस्तान और बरसीर की हिस्ट्री में एक रिटायर्ड क्रिकेटर के पीछे ऐसे लोग आए, एयर मार्शल भी तो इधर ही थे ना, बिकॉज दे नो मिसाक जमहूरियत बहुत अच्छी नीयत के साथ किया गया था, तीसरी फोर्स को अपने फॉर्म में रखने के लिए। लेकिन जो शुगल आगे चल रहा है, इन झगड़ों का फायदा किसको हो रहा है? आम आदमी समझ रहा है, उसके पास समझ उसे पहले भी थी, अब उसके पास जरा बेटर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गया है, उसीलिए वो शिफ्ट है ना, उसकी बहुत बड़ी शिफ्ट है। आप लोग इलेक्शन तो कंटेस्ट, हम ऐसे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला तमाम सीटों पे, और बिल्कुल कैलकुलेटेड इंग्लिश अंदाज में इसको लड़ा जाएगा, जैसे दुनिया में महजब जगह पे होता है। बकरा कत्लो गारत ऐसा नहीं करेंगे, प्रोग्राम देंगे। अच्छा मुझे ये बताएं क्या प्रोग्राम आप दे रहे हैं जो कि इन दो पार्टी के पास नहीं है? सबसे पहले तो ये प्रोग्राम है कि जो प्रोग्राम पेपरों में होता है उसको कम से कम 10% भी अगर आप इम्प्लीमेंट कर दें तो लोगों के हालात अच्छे हो जाएंगे। नहीं जी, सारी जिंदगी ऐसे ही होता रहेगा। मसलन गवर्नेंस, एक जो रॉयल्टीज आउटस्टैंड कर रही हैं, जो राइट्स हैं, जो ये चीफ सेक्रेटरी और दूसरे तीसरे जो ये शुगल शगल लगे रहते हैं, आप क्या समझते हैं कि दुनिया इसको नहीं समझती? जबकि आपका करेंगे जी रॉयल्टीज को थोड़ा, मंगला डैम की रॉयल्टी देख लें, कितनी रॉयल्टी आप लोगों ने कैलकुलेट की हुई? ये कैलकुलेट तो अरबों में खरबों में आप समझ लेना। उसके बाद जैसे अप रेजिंग इन्होंने की, और अप रेजिंग में जो तमाशा हुआ, यू विल बी सरप्राइज इफ यू एवर फाइंड अ चांस टू गो देयर। 67 का डैम बना हुआ देख लें, और जो अब बंद है, इस दफा की पानी की मार के साथ वो जेलम तक वो सारा डैम टूट सकता है, और टूटा हुआ है हाफ ऑफ डैम। अच्छा, क्या उससे दुनिया नहीं गुजरती? अच्छा, इसके अलावा सड़कों पे MDA में और जितनी आपके इदारे हैं उनके सामने जनाब आते हैं बादशाह सलामत बहादुर शाह जफर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आके जनाब वो वहां पे अपने एडमिनिस्ट्रेटर लगा के अपनी मंत्रियां लेके जाते हैं लोगों के सामने। आप उस बड़ी आजादी को छोड़ दें, पहले ये इंटरनल आजादी अपना स्टामिंग तो ठीक कर लें, कुछ खुदा का खौफ करें। चल गुलाम कादर साहब, ये रॉयल्टीज कश्मीर के जो असल इश्यूज हैं, नून लीग पे एक ये भी शिकायत है, आप तो कश्मीर की नून लीग के लीडर हैं और आपको तो कश्मीर के अवाम की बात करनी है, कश्मीर की सियासत करनी है। आप ऐसा क्या, अब रॉयल्टीज वाला जो मसला है, अभी तक आपकी अपनी नून लीग जो है इस्लामाबाद में हुक्मरान जमात है, ये रॉयल्टी वाला मसला आप लोगों ने अभी तक हल क्यों नहीं किया? अब इलेक्शन से पहले आप तवज्जो हटाने के लिए पीपल पार्टी के साथ झगड़े कर रहे हैं, आपने क्या किया बतौर नून लीग के लीडर के कि कश्मीर के अवाम को आप रॉयल्टी दिलवा सकते हैं? देखिए बात यह है, हम 26 जून 2010 को मुस्लिम लीग नून ने वहां अपना ब्रांच कायम किया, और 26 जून को 2011 को इलेक्शन हुआ। हमने पीपल्स पार्टी ने 5.5 लाख वोट लिए, तमाम तर धांधली और सब चीज, हमने 4.5 लाख वोट लिए। ये मैं आपसे गुजारिश करूं, जब पाकिस्तान में आईनी तरामीम हुई, 18वीं आईनी तरामीम हुई, हमने कहा, सबसे पहले हम थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, कि आईनी तरामीम होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में भी आइन के, आज़ाद कश्मीर के जो एक्ट है हमारा 1974 का, उसमें तरामीम करके उसको ज्यादा बाइख्तियार बनाना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी जिसने अपना प्रपोजल बनाकर असेंबली में जमा कराया। तो क्या हुआ उसका? सुन लेना, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब तशरीफ लाए बतौर वजीर आजम और चेयरमैन कश्मीर काउंसिल। उनको हमने तजवीज़ दी कि आप ऐसा करें कि आप एक कमेटी बना दें आईनी तरामीम के लिए, ताकि तमाम सियासी जमातों के सरबराह उसमें मौजूद हों, और वो जो रिकमेंडेशन दें तो वो आप उसके साथ। ये आप 2011-12 की बात कर? ये नहीं, ये हम बात कर रहे हैं 2010 की। जी, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 8 अक्टूबर को हमसे ये एग्री किया, फिर मैं इस्लामाबाद जाके उसको करूंगा, उन्होंने नहीं किया। जब इनकी हुकूमत बन गई पीपल्स पार्टी कश्मीर में, हमने कहा कि आईनी तरामीम के लिए आइए मिलकर कोई काम करते हैं। सबसे लास्ट पार्टी जिसने आईनी तरामीम में अपनी तजावीज़ात मैंने रिकमेंडेशंस दी हैं वो पीपल्स पार्टी थी। उस बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो गुलाम कादर साहब, अगर आप बुरा ना मनाएं, मेरा सवाल आपसे आईनी तरमीम के अलावा
रॉयल्टी है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आईनी तरमीम का उससे कोई ताल्लुक तो नहीं, एक रॉयल्टी एक राइट बनता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना, आपकी नून लीग ने जो इस्लामाबाद में हुक्मरान है उसने रॉयल्टी अभी तक क्यों नहीं दी है? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ, इसलिए मैं शायद आपको बेहतर बता सकता हूँ। सबसे पहले मंगला डैम में जब ये मंगला डैम रेजिंग का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, सरदार सिकंदर हयात साहब उस वक्त वजीर आजम थे, मैं फाइनेंस एंड प्लानिंग का मिनिस्टर था। पहली दफा हमने वाटर यूजर चार्जेस के ऊपर हमने आजाद कश्मीर गवर्नमेंट को 70 करोड़ रुपए सालाना हम मंगला डैम से लेते हैं, आज भी लेते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन वाटर यूजर चार्जेस, वाटर यूजर और रॉयल्टी कितनी है सुन वो भी बता लेना। रॉयल्टी किसी सूबे को पाकिस्तान में नहीं मिलती। मिलती क्या है? हाइडल प्रॉफिट, नेट हाइडल प्रॉफिट है। कितना रॉयल्टी और नेट हाइडल प्रॉफिट। नेट हाइडल प्रॉफिट के लिए जब हम लोगों ने जद्दोजहद की तो नवीद कमर साहब थे फाइनेंस, कितना आपने कैलकुलेट किया? नवीद कमर साहब ने कहा यू आर नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान सो वी कैन नॉट गिव यू नेट हाइडल प्रॉफिट। अच्छा, ये जवाब था फेडरल कैबिनेट की। आपकी पार्टी से एग्री नहीं करती? हम एग्री नहीं करते। तो फिर 2 साल में आपकी पार्टी ने क्या किया? अब गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर का काम था। गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर जो गवर्नमेंट है वो नेगोशिएट करे कि इसको हम कैसे करेंगे। हमने मुस्लिम लीग के जो हमारा जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नेट हाइडल प्रॉफिट देना चाहती है। जी मैं आपको कह रहा हूं ना, जो हमारा जो मंशूर है, जिसपे 2013 का इलेक्शन लड़ा गया, उस बाइख्तियार इकोनॉमिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली किया जाए। अच्छा ये बताना, नून लीग ने नेट हाइडल प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया आजाद कश्मीर के? नहीं, वो तो कैलकुलेट होता है ना, कितना प्रोडक्शन क्या होता है। कितना आप वजीर खजाना रहे? नहीं, उसकी तो हमने अभी तक कोई कैलकुलेशन अभी आपने की नहीं है? नहीं, कर नहीं सकते क्योंकि देनी नहीं है आप। नहीं कर नहीं सकते, हमने नहीं देनी। फेडरल गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की है उसने देनी है, किसी भी गवर्नमेंट को। मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी को फेडरल गवर्नमेंट नून लीग की है ना आज, है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर ने क्यों नहीं मुतालबा किया? अभी तक आपने मुतालबा नहीं किया? नहीं किया। जी जनाब, बदकिस्मती से कि हर क्रेडिट अपने आप को देते हो, हर डिस्क्रेडिट हमें देते। आप थोड़ी सी देखे ना, इन्होंने पहले कहा कि जब पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो आईनी तरमीम हमने करवाई, यहाँ पे इनकी हुकूमत थी, यानी कि वो क्रेडिट इन्होंने खुद ले लिया। अब मुस्लिम लीग की पाकिस्तान में आ गई हुकूमत, हमारी उधर आ गई, तो अब वो क्रेडिट जो है डाइवर्ट होकर चला गया पाकिस्तान को की तरफ। देखिए इस वक्त जहां तक आप बात कर रहे हैं, इस वक्त हम कश्मीरी, हम बाई चॉइस कश्मीरी पाकिस्तानी हैं। हम इस वक्त हमारी बेशुमार ऐसे इश्यूज हैं जो इस वक्त अल्तवा का आप पहले नेट हाइडल प्रॉफिट की, मैं नेट हाइडल प्रॉफिट की तरफ भी आ रहा हूँ। इस वक्त देखें ना, हमने लगातार हम इस वक्त तक 614 क्यूसिक अपना पानी जो कि हमारी अपनी जरूरत है हम देते हैं, हमें वो वापस पीने के लिए नहीं मिला और हम वफाकी हुकूमत से बार बार मांग रहे हैं। उसमें सबसे पहले एतराज चीफ मिनिस्टर सिंध कायम अली शाह ने लेटर लेकर इरसा को कहा कि हम आजाद कश्मीर को नहीं देंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर की बात नहीं, इस वक्त चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे। आप अभी तवज्जो नेट हाइडल प्रॉफिट पे रखें जो मेन हम ये बात कर रहे हैं, हम नेट हाइडल प्रॉफिट पे भी बात कर रहे हैं, हम तमाम इश्यूज पे हम बार बार वफाकी हुकूमत से बात करते हैं, हम बार बार वफाकी हुकूमत से बात करते हैं, वो टाइम डेरिंग टैक्टिक्स की तरफ हमें लेके जाते हैं। आप जरा बताएं ना, ये बात करने से क्या मुराद है? कोई मीटिंग हुई, कोई लेटर लिखते हैं, क्या कैलकुलेट बातचीत हमारी चलती है किया? हम यही कहते हैं कि जिस तरह बाकी सूबों को दिया जाता है वही हमें दिया जाए। कितना है जो इस वक्त केपीके को दिया जा रहा है, हमें केपीके के इक्वल तकरीबन हमें दिया। कितने अमाउंट है तकरीबन? वो केपीके के बराबर बनती है। तो क्या वजीर पानी बिजली आपको अंदाजा? लेकिन वो केपीके के इक्वली हमने उन्हें कहा दिया है, जो आजाद कश्मीर के अवाम का हक है, जिसपे आप दोनों को अभी आपको बात करनी है वफाक से। राइट, वफाक से तो देखे ना, वफाक से तो बात हम लोग कर रहे हैं और बात हमारी हुकूमत कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब बल्कि कई दफा इस हवाले से बार बार जाके गुजारिशात भी कर चुके हैं। हमारे लोग इस वक्त बिजली के लिए वहां पे हड़तालें भी कर रहे हैं कि हम 350 मेगावाट की हमारी अपनी डिमांड है, 1800 हम प्रोडक्शन दे रहे हैं। और हमारा अभी नीलम जेलम जो इस वक्त तकमील होने को है, मंगला डैम इस वक्त ऑपरेटिंग 1000 मेगावाट। आपका अभी नून लीग के साथ अगर ये हालात हैं ताल्लुकात के, तो जुलाई में इलेक्शन के बाद अगर आप दोबारा हुकूमत बनाते हैं तो कश्मीर के अवाम को हकूक कैसे दिलवाएंगे? देखिए हम लोग हालात को बिल्कुल ठीक रखना कैसे बेहतर करेंगे? हम लोग हालात को बिल्कुल ठीक जुलाई में अभी से ये हालात है। देखिए बेसिकली इनके जहन में ये बात था कि जब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हमने जो 4.5 साल में डिलीवर किया है, अभी हम जो हमने बोया वो हम काटेंगे। अच्छा चलिए थोड़ा डिलीवरी पे आ जाए, क्या डिलीवर किया है? देखिए हमने सबसे पहले हमने 3 मेडिकल कॉलेज बनाए जो कि 60 सालों में ना बन सके। 60 साल में यही लोग थे, यही लोग हुकूमत। ये सबसे बड़ी आपकी अचीवमेंट। हमने 5 यूनिवर्सिटियां बनाई। अच्छा, हमने आजाद कश्मीर को जाने वाली तमाम शहरों को बनाया, हमने वहां पर एजुकेशन एवोल्यूशन लाया, हमने वहां पर वो काम काज किए, इतने बड़े फाइनेंशियल क्रंच के बावजूद फंड्स की
बंदिशों के बावजूद जो ये लोग 40 साल में ना कर सके। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो मौका ही नहीं मिल तो सका। खैर जो भी नई चीज बनती है वो पिछले 40 साल में नहीं होती। नहीं, नई चीज क्या आप मकबूजा कश्मीर में जाके देखिए, 60 साल में एक मेडिकल कॉलेज में दे सके। अभी आप मकबूजा कश्मीर की बात मैं मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर दूंगा, इतनी एक वजाहत कर दूं। मेडिकल कॉलेजेस 3 इन्होंने कहा हमने बनाई है, ठीक है, तीनों की तीनों फेडरल गवर्नमेंट फंडेड है, फेडरल गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, वो क्रेडिट भी नून लीग को जाता है। नहीं तो इन बजट को देख लेना, बजट को देख लें, इसमें तो कोई नहीं, बजट की सूरत की है ना नून लीग ने। नहीं, बजट में तो इनको पैसे दिए ना, नहीं डेवलपमेंट नहीं, आपने एहसान किया या इनका हक था, राइट था, इनकी एलोकेशन थी? नहीं, ये हक था या नहीं था, ये तो बजट तो वफाकी हुकूमत ने दिया, तो कोई नून लीग ने एहसान किया या इनका राइट था? बिल्कुल एहसान किया। यूनिवर्सिटीज जो है, आज भी यूनिवर्सिटीज जो है, इनको हायर एजुकेशन कमीशन ने मंजूर किया, हायर एजुकेशन कमीशन ने फंडिंग की। ये बताएं कि जो इनको 11 अरब रुपया, 11.5 अरब रुपया डेवलपमेंट का फंड मिलता है, जो इनको 35 अरब रुपया नॉन डेवलपमेंट फंड मिलता है, उसमें से क्या बनाए सर? इन्होंने तो इस बार वो तारीख ये रकम की कि हमारा आजाद कश्मीर का जो पैसा टैक्सेस की बद में कश्मीर कौंसिल के थ्रू आता है, जिसमें से 20% हम लोग यूज कश्मीर कौंसिल लेके जाता है, 80% वो भी इन्होंने अपने आने वाले उम्मीदवारों को 5-5 10 करोड़ रुपए दे। मैं कहता हूँ चले इसी बात पे नहीं दिया, उम्मीदवारों को दिया, उम्मीदवारों को बिल्कुल गलत, नॉट बिल्कुल गलत बात कर। चले ये बात पहले हो चुकी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम एज यूजुअल तरीके इंसाफ के पास जाएंगे। वेलकम बैक। अपने मेहरबान में हम हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी के हवाले से बात कर रहे हैं। मुसद्दिक साहब, आपने क्या अल्टरनेटिव मतबादल तब्दीली के लिए दिया है आज़ाद कश्मीर के अवाम को? एक तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब हैं, वो इतने तब्दील करते रहे अपनी जमातों को कि आखिरी तब्दीली जो है वो तहरीक इंसाफ में उनकी शमूलियत थी शायद। तो ये क्या आप क्या अल्टरनेटिव दे रहे हैं कश्मीर के अवाम को? ये दोनों तो चले बकौल आपके ड्रामा है या जो भी है, तो आपने क्या किया? हमने जो देखिए जी, बुनियादी बात यह है कि जब पीटीआई पाकिस्तान से शिफ्ट आज़ाद कश्मीर में इसको लाने का प्रोग्राम बना, उसमें यानी एक बहुत बड़ी थिंकिंग ये थी कि अगर तो रूटीन की पॉलिटिक्स करनी है तो कम से कम इस 4000 मुरबा मील की कोई ऐसी वजह नहीं है कि इससे कोई हुकूमत पाकिस्तान में बने या टूटे। तो आपने क्या अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स की? उसको यही कि जो इश्यूज तो सेम ही है ना जी, इस पूरी टेरिटरी के प्रॉब्लम मैनेजमेंट है ना, बंदे भी वही है सर, बंदे वही होते हैं। बात यह है कि जो ऊपर टॉप मैन बैठता है ना, उसके बैरिस्टर सुल्तान महमूद क्या तब्दीली लाएंगे? तब्दीली बैरिस्टर सुल्तान साहब नहीं लाएंगे, बैरिस्टर इमरान खान साहब लाएंगे। बैरिस्टर सुल्तान साहब का जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है तहरीक इंसाफ अपना आजादी कश्मीर के लिए, उसको मेरा ख्याल है कोई बंदा डिनाई नहीं। उन्हें ट्रैवल तो बहुत किया है, ट्रैवल नहीं किया, बहुत से लोगों को भी। मैं कहता हूँ जी कुछ भी है, आप देखें ना, हमें आज भी पता है हम कानूनी थे। मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ, दोस्तों को इस पर नाराजगी पैदा होती है, लेकिन ये रियलिटी है। ठीक है, देखे ना, मैं जो डैम में फिर मेरा दिमाग उसी तरफ जाता है। राठौर साहब, फैसल साहब कहते हैं बुजुर्गों की कब्रों, मेरे बुजुर्ग की कब्र पे पानी खड़ा है, हम सबके 3 दफा। ठीक है, नहीं इनडायरेक्ट, डायरेक्टली मेरे दादी की कब्र पे पानी खड़ा है। मिट्टी, खुदा पाक की कसम, मिट्टी भी पे आपको कह रहा हूं, मैं कब्र ढूंढने गया, मुझे वहां से लोगों ने उठा के लाया घर, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन है। एंड देन व्हाट हैपन, जो उन कॉलोनी वालों ने डैम बनाया 67 में, वो आप देखें आज तक वो शाइनिंग है। एक पानी आता है तो वो धुल जाता है। जो इन बदकिस्मतों ने बनाया, मैं किसको वारिस समझूं? मियां साहब है ना, 8 साल की जिरावतनी, हमारे बड़े हैं, वो हमारे कश्मीरी है ना सर, कश्मीरी है जैसे भी हैं। आप वो ये ना नेचुरलाइजेशन, जैसे हम जाके इंग्लैंड में हो जाते हैं, वो नेचुरलाइज्ड हो गए हैं पाकिस्तान की मुसीबत में। इशू ये है कि कौन करेगा? ये दोनों हुकूमतों में है ना। ये क्या चक्कर हुआ कि नहीं मैं उधर था, मैं उधर था, वो इधर था? दिस इज ऑल, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि वो वही मिसाक जमहूरियत जिन्होंने किया था वो कब्रों में चले गए। बाकी पीछे जरदारी है ना, उसको क्या पता कि क्या हुआ है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद को कहां से ढूंढा? हमने ढूंढा उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से, हमने ढूंढा उन्हें पार्लिमानी पॉलिटिक्स से। ठीक है जी, अगर यही हमने करना है ना स्नान पुना, तो वो आप मुझे बताएं कि आपके पास जो अवेलेबल लॉट है उसमें से आपको लेसर इवल को पिक करना होता है ना, एंड दैट्स व्हाट वी डिड।
चलो मान लिया, मान तो लिया, evil तो है। ये बात लेसर इवल वाली बात आपने, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके पास अवेलेबल निजाम है, ये आम आवाम को समझाने के लिए लेसर इवल से मुला दिया है छोटा शैतान। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल होता है उनमें जो बेहतर बंदा होता है, मतलब बड़े शैतान से आपने कहा छोटा शैतान? नहीं, मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। लेसर इवल से क्या? लेसर इवल एक इंग्लिश टर्म बना लो, छोटी बुराई। छोटी बुराई, छोटी बुराई, छोटी बुराई क्या कहेंगे आप बैरिस्टर साहब? देख, मैं उन्हें ना छोटी बुराई कहूंगा ना कुछ और कहूंगा। लेसर इवल मैं उन्हें कहूंगा कि अवेलेबल लॉट में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बेटर रिप्रेजेंटेटिव बैरिस्टर सुल्तान मामूद। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, आप इलेक्शन तो लड़ेंगे ना? बिल्कुल लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे। तो आपका मतलब, आपका इन दोनों पार्टियों से मुतल्लिक क्या मंशूर हुआ कि आप क्यों, इनमें से क्यों नहीं? जब मीरपुर तशरीफ वो लाए तो हमारा एक ही उनसे था, रिजिग्नेशन मेरी जेब में था और मैं 4 वजीर खारजा के सामने बैठा हुआ था बनी गाला में। मैंने कहा कि अगर आपने रूटीन की पॉलिटिक्स करनी है तो थैंक यू वेरी मच, किसी और को ले आए, थोड़े लोग हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद रूटीन नहीं है? मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मैं उस थीम की बात कर रहा हूँ जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई। तो क्या कर रहे हैं आप? एक ये कि कश्मीर कश्मीरियों का है, ना ये बनेगा पाकिस्तान, ना ये दूसरा और तीसरा। जब बाकी सारे माहौल में आप कश्मीर को पहले उसका वो बुनियादी राइट तो दे जो दुनिया तस्लीम करती है। इंसाफ की पोजीशन? जी, पोजीशन यही है। मैं तो ये कश्मीर कश्मीरियों का है, ना ये बनेगा पाकिस्तान, ना ये बनेगा। जैसे बाकी लोगों ने किया हुआ है, बाकी लोगों ने बात क्लियर मैं क्लियर करता हूँ। बाकी लोगों ने क्या किया कि उन्होंने किसी के कहने पे या खुद अपने अंदाजे से एक वक्त से पहले, अभी फैसला ही नहीं हुआ, अभी से एक साइड पे रह गया, पहले ही नारे लग गए, ये होगा, बनेगा पाकिस्तान, ये बन चुका है, ये कश्मीर में। मुझे एक चीज जरा मुसद्दक साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं आजाद कश्मीर के, आप ये कह रहे हैं कश्मीर कश्मीरियों का है, ना ये बनेगा पाकिस्तान, ना ये बनेगा इंडिया, ये आपकी पार्टी की पोजीशन है? जो मेरी गुजारिश सुन लें, मैं ये कह रहा हूं कि जो इसके 2 पार्ट है ना, कि हमारा मौकफ क्या है। हमारा मौकफ ये है कि कश्मीरियों को सबसे पहले जो उनका बेसिक राइट है जो अनअटेंडेड है अभी तक, पहले उसको हल किया, उसके बाद ये तय होगा, उसके बाद इंटरनेशनल दुनिया को। आपका ये दावा नहीं है कि कश्मीर पाकिस्तान का है? नहीं, हमारा दावा उस वक्त तक कैसे हो सकता है जब तक कश्मीरी फैसला नहीं कर लेते। मतलब आप JKLF के अमानुल्लाह साहब के? नहीं सर, नहीं, ये आप सोच रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। अगर हम ऐसा सोच रहे होते तो हम वफाकी। इमरान खान साहब की भी यही पॉलिसी है? इमरान खान साहब का ये बिल्कुल एग्जैक्टली उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो कश्मीर के लोग हैं उन्हें ये राइट होना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, और वो प्लेबिसिट में डिसाइड होगा। प्लेबिसिट में डिसाइड होगा। अभी ये नारा नहीं लगाते कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? नहीं, इमरान खान साहब ने तो हमारे अपने जलसों में, हमारे अपने थीम्स में कश्मीर की जो पॉलिसी है उसमें यही है ना जी कि कश्मीरियों को पहला मौका दें कि वो चाहते क्या है। परसों में तकसीम कर दिया कश्मीर को वैसे एक बयान में। मैं आपसे गुजारिश करूं, जी, बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल में मुसद्दक साहब बात कहीं और ले गए। बुनियादी तौर पर मसला कश्मीर का वजूद ही पाकिस्तान के साथ इलाक़ की बुनियाद पे है। महाराजा ने अपना इलाक़ हिंदुस्तान से कर दिया था, कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ को नहीं माना, उन्होंने रिवॉल्ट किया, जिसके नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का इलाका आज़ाद हुआ, हिंदुस्तानी फौज आई वहाँ। वो सारा के सारा आज भी झगड़ा पाकिस्तान से इलाका। अगर हम इस बात को निकाल दें कि हमने बाद में फैसला करना है कि, तो फिर तो हमारी तहरीक की बेस ही खत्म हो जाए। अच्छा, आपकी पार्टी क्या कहती है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, ये कश्मीर का हिस्सा है? हम तो कहते हैं आज़ाद कश्मीर से, हम कहते हैं कि ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, आज़ाद कश्मीर का नहीं है, रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा। और पाकिस्तान के जो यूनाइटेड नेशंस में जो इन पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है वो डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लें, उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के हवाले की जो आईनी हैसियत के ऊपर से जो आइन में तरमीम की बातें हो रही हैं, आपकी पार्टी उस बारे में क्या मौक़िफ़ है? देखें, हम आज़ाद कश्मीर वाले ये कहते हैं, जो आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग है, हम ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा हुकूक मिलने चाहिए, उनको उतने ही हुकूक में, उनको भी सुप्रीम कोर्ट मिलना चाहिए, उनको भी हाई कोर्ट मिलना चाहिए, उनको भी वो तमाम पाकिस्तान का सूबा नहीं बनना। हम कहते हैं सूबा नहीं बनना, सूबा बनने से वो तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो हमारा उसूली मौक़िफ़ है उसको नुकसान। तो आपकी जो इस्लामाबाद में नून लीग है वो बिल्कुल सूबा नहीं बनाएगी गिलगित बल्तिस्तान? ये तो उनको पता होगा, अभी तो हमारे साथ आपकी पार्टी है ना? हमारी पार्टी है, लेकिन हमारे साथ चूंकि डिस्कशन ही नहीं हुई। शाह साहब ने अभी थोड़ी सी हमारे साथ, हमारी ये राय है लेकिन हमारी पार्टी की यहाँ की शायद ये राय नहीं, मैंने ये बात नहीं कही, आप अपने तशरीह रखें। अच्छा, आपकी पार्टी, हमारी पार्टी की बिल्कुल दो टोक राय है। हमारी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल
یہ بات کھل کے کہہ رہی ہے کہ جو گلگت بلتستان ہے وہ کشمیر کا حصہ ہے اور اس پہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ بھی ریاست کشمیر کا اور آزاد کشمیر کا مطلب یہ صوبہ نہیں بنے گا. اس پہ انہوں نے مکمل ہماری کشمیر سب سے پہلے صوبہ بنایا ہی انہوں نے تائید کی ہے. تو پھر آئینی حیثیت جیسے کہ آزاد کشمیر کو ملی ہے اس طرح کی اسمبلی ہم تو کہتے ہیں کہ بلتستان کے لوگوں کو حقوق دیے جائیں بھرپور طریقے سے, لیکن اس کی حیثیت کو متنازع نہ کیا جائے, اس کو بالکل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رکھا جائے. جی آپ کا کیا موقف ہے جی آپ کی پارٹی؟ موقف سمپل یہ ہے جی کہ دنیا میں ابھی تازہ ترین یہی کشمیر ٹائپ واقعہ ہوا ہے اسکاٹ لینڈ میں. یہی تھا نا, مطلب یہی وہ اسکاٹش پارٹیاں بھی تھی, اسکاٹش لوگ بھی تھے, برٹش پارلیمنٹ. یہ آئینی جو ترامیم کی بات ہو رہی ہے گلگت بلتستان کی آئینی انتظامی لحاظ سے اگر کسی کو کوئی حقوق کی ضرورت ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ عبوری سیٹ اپ میں دیے جا سکتے ہیں. لیکن اس کی جو آپ کی کیلکولیٹڈ اوپینین ہے, چونکہ دنیا ہم سے علاوہ دنیا بھی ہے نا ہمیں سالیسٹ کرنے کے لیے, اس کے سامنے اس قسم کا تماشا, اس قسم کی بد انتظامی نہ کی جائے تو وہ بہت اچھی ہے. چلو ٹھیک. اچھا میں راٹھور صاحب آپ کی دیکھیں پارٹی حکومت میں ہے, الیکشنز آپ کی حکومت کے زیر نگرانی ہی ہونے, وہاں پہ نگران حکومت کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے سچ, اور الیکشن کمیشن بھی شاید کمشنر ہے, جہاں کوئی ضابطہ اخلاق ہے, تو یہ کیسے الیکشن ہوں گے؟ اور کیا آپ لوگ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے کوئی ضابطہ اخلاق؟ بالکل ہم اس میں ضابطہ اخلاق طے بھی کریں گے. ابھی ریسنٹلی ہمارے 2 ضمنی انتخابات ہوئے اور بالکل اس ضمنی انتخابات کے اندر ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی ذاتی گاڑی استعمال کی لیکن سرکاری گاڑی کا استعمال نہیں کیا. یہ دونوں انتخابات ہوئے ہمارے, میرپور کے اندر ہوا, بلوچ کے اندر ہوا. الیکشن کمشنر صاحب کے تعینات ہونے کے بعد اس میں پراپر طریقے سے ضابطہ اخلاق بنے گا اور اس میں وہ تمام چیزوں کو تمام ہم پارٹیز کو ساتھ لے کر چلیں گے اور تمام ضابطہ اخلاق کو فالو کریں گے. لیکن آج الیکشن کمشنر کی تعیناتی سے پہلے یہ جو صورتحال کشمیر میں میں سمجھتا ہوں ڈیولپ ہو چکی ہے, یہ ہم سب کے لیے قابل افسوس ہے اور اس حوالے سے ہم سب پارٹیز کو مل بیٹھنا چاہیے. اور کچھ عرصہ پہلے ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی گئی اور بدقسمتی سے اس میں حکمران پارٹی پیپلز پارٹی والے سے ہی تھی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے اور کوئی ضابطہ اخلاق کے ساتھ. خورشید شاہ صاحب کا اب نام سامنے آیا ہے, بالکل تو کوئی ضابطہ اخلاق کی بھی بات ہوگی, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن. اور ہماری اچھا ایک چیز بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے ذہن میں کیا ہے کہ الیکشن سے پہلے خاص کر جب شیڈول کا اناؤنس ہو جائے تو کوئی ترقیاتی فنڈز, کوئی اعلانات ترقی کے نہیں کیے جائیں گے, آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں, ہماری پارٹی کو دیکھیں نا جی, پارٹی کا اعلانات ہم نے تو اپنا 4-4.5 جو ڈیلیور کرنا تھا کر دیا. ہمارے وہی منصوبہ جات ہیں جو ابھی چلتے رہیں گے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ نہ کی جائے. وفاقی حکومت کشمیر کونسل کے تھرو اپنے ایم ایل ایز کو اور اپنے متوقع امیدواروں کو جو وہ پیسہ دے رہی ہے یا جس طریقے سے اکوموڈیٹ کر رہی ہے, یہ ایک طرح سے پری پول ریگنگ ہے. یہ بھی نہ کرے اور آپ بھی نہیں کریں گے؟ ہم تو بالکل نہیں کر رہے. ہم تو جو ہماری جب تک ہمارے پاس اختیار ہے تب تک ہم کریں گے. لیکن جب الیکشن کمشنر کا جب اعلان ہو گیا ہمارے جو اختیارات ہیں اس کا استعمال کر رہے ہیں. اعلان ہونے سے آپ کے اختیارات کریں. جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے اختیار ضبط ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمیں اختیار نہیں کہ ہم کو اعلان کر سکیں, ہم کچھ فنڈز تقسیم کر سکیں. لیکن جب تک ہمارا یہ ٹینور ہے, جب تک الیکشن شیڈول کا اعلان نہیں ہوتا اس وقت تو گورنمنٹ اپنا کام کرتی رہے گی. اچھا قادر صاحب, آپ کیوں ڈپینڈ کرتے ہیں وفاقی وزراء پہ اور اسلام آباد کے وزیروں پہ؟ کیا اسلام آباد کے وزیروں کے بغیر آپ کی پارٹی وہاں کیمپین نہیں چلا سکتی؟ دیکھیں بات ہی ہے, ہم تو بالکل کیمپین چلا رہے ہیں. آپ تو وزیروں کے بغیر آپ کی کیمپین ہی نہیں چلتی. کس نے کہا آپ کو؟ یہ روز یہاں سے دوڑے جو روز نہیں جاتے. پہلا ہمارا جلسہ تھا, میں نے آپ سے کہا 11 جنوری کو ورکرز کا. ان کا تعلق کیا ہے وہاں کی سیاست سے, مجھے یہ بتائیں آپ. کیوں نہیں تعلق ہے, ایک ہی پارٹی ہے, پارٹی کے. مگر ان وزراء کا کیا تعلق ہے؟ آزاد کشمیر ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے, اس کی ایک آٹونمی ہے. ان وزراء کا کیا تعلق ہے کہ وہاں پہ جا کے کیمپین کرتے ہیں؟ ان کا تو بنتے ہیں کہ یہ وہاں کی حکومت ہے. ان کا کیا تعلق بنتا تھا جب منظور بھٹو اور یوسف رضا گیلانی ابھی کی بات کر میں اس وقت ایک روایت بنی ہوئی ہے, روایت ہے نا, اس کی کوئی اخلاقی جسٹیفکیشن ہے؟ بالکل اخلاقی جسٹیفکیشن ہے, چونکہ یہ پاکستان بیسڈ پارٹی ہیں. پاکستان بیسڈ پارٹی ہیں, اپنی پارٹی کی سپورٹ کے لیے جو بھی ہوتی ہے. ابھی یہ یوسف رضا گیلانی صاحب اب وزیر اعظم نہیں ہے نا. اچھا نہیں لوگ آپ نہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب تو وزیر اعظم نہیں ہے ابھی. وہ ابھی پچھلے کوئی 10 دن پہلے کوٹلی میں گئے,
कोटली में उन्होंने जलसा किया, इसमें हमने तो कोई इतराज नहीं किया इनको। क्या वो लोग उधर बड़े बड़े लोगों को शक्लों को देख के वोट देते हैं, वजीरों को देख के क्या है वहाँ पे वोट कैसे डलता है? आप लोगों को कोई वोट नहीं देता? हमें बिल्कुल वो या नवाज शरीफ साहब को देते हैं या यूसुफ गिलानी को देते हैं? नवाज शरीफ साहब को जरूर देते हैं, नवाज शरीफ साहब को जरूर देते हैं। हमारा वोट बैंक जो है नवाज शरीफ की जात के साथ मुंसलिक है। चलिए ठीक है, ये एक बड़ा एक अहम स्टेज है। अब चंद ही महीने रह गए, चंद नहीं बल्कि 5 महीने हैं, 24 जुलाई तक। और अब देखना ये है कि इलेक्शन कमिश्नर कितने जल्दी तैनात होते हैं आज़ाद कश्मीर में, और फिर खुर्शीद शाह साहब जो हैं जिनको मुंसिफ अब बनाया गया है, वो किस किस्म की तजावीज़ और ज़ाब्ता अखलाक सामने लाते हैं जिन पे तमाम जमातों को इत्तफाक होगा। उम्मीद है कि सूरत हाल हाथ से निकलेगी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यकीन तौर पर पाकिस्तान की जग हसाई होगी और मामलात की मुख्तलिफ अंदाज से तशरीह की जाएगी। अपना गिरबान से इतना ही। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।